So hello everyone, welcome back to my channel. This is बीरज शाह and you are watching बीरज स्टडी पॉइंट। तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपका पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, यानी भारतीय शासन एवं राजनीति। इसमें जो यूनिट 6 है, भारत में पार्टी और पार्टी सिस्टम, आज हम अपनी इस वीडियो में इस यूनिट को कंप्लीट कवर करने जा रहे हैं। और तो और मैंने अपनी इस वीडियो में इस यूनिट से रिलेटेड अभी तक एग्ज़ाम में जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ मिलने वाले हैं। और तो और मैंने अपनी इस वीडियो में ये भी मेंशन कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है। और अगर आपने इस वीडियो के सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लिया तो आप देखोगे कि आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और तो और जो क्वेश्चन की लैंग्वेज होगी वो भी एज इट इज़ ऐसी रहने वाली है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो अगर मैं यूनिट 5 के बारे में बात करूं तो इसकी वीडियो मैंने आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में जाके इस वाली वीडियो को इजीली वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। और तो और आपकी सुविधा के लिए मैं आपको जो यूनिट 6 है इसमें भी जो यूनिट 5 का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप यहाँ से भी इजीली यूनिट 5 की वीडियो को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यूनिट 6 के बारे में, भारत में पार्टी और पार्टी सिस्टम। तो इससे दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन होता है वो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जो भारत में पार्टी सिस्टम है, यानी कि जो दलीय व्यवस्था है, उसका उदय किस तरीके से हुआ, उसका विकास किस तरीके से हुआ भारत में। यानी कि भारत में जो पार्टी सिस्टम है वो आई कैसे, ठीक है, उसका विकास कैसे हुआ। और जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि भारत में जो पार्टी सिस्टम है, जो दलीय व्यवस्था है, उस पर टिप्पणी लिखो या तो निबंध लिखो या फिर उसकी विशेषताएं बताओ। किसी तरीके से भी पूछ सकता है, हमें आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने वीडियो में। 2019 के पेपर में पूछा गया था भारत में दलीय व्यवस्था की प्रमुख प्रवृत्तियों का विश्लेषण कीजिए। और यही क्वेश्चन 2016 के पेपर में पूछा गया भारत में दलीय व्यवस्था के स्वरूप पर निबंध लिखो। ठीक है, और 2013 के पेपर में पूछा गया था भारत में दल तो है पर स्वस्थ दल नहीं है, यानी कि जितने भी दल हैं वो सही तरीके से कार्य नहीं करते, इस कथन पर टिप्पणी लिखो। ठीक है, और 2014 के पेपर में पूछा गया था भारत में दलीय और पिछड़े वर्गों की सतत सामाजिक अभाव से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों का मूल्यांकन कीजिए। अब यही क्वेश्चन 2012 के पेपर में किस तरीके से पूछा गया, हाल के वर्षों में भारतीय राजनीति में दलीय और अन्य पिछड़ी जातियों के उदय और वृद्धि का विवेचन करें। क्या यह दर्शाता है कि राज्य और उसकी एजेंसी में दलित और अन्य पिछड़ी जातियों की असंतुष्टि बढ़ रही है और वह अपने आधारित दलों में अधिक से अधिक भागीदारी के द्वारा यह परिलक्षित कर रहे हैं। अब इन दोनों क्वेश्चन में भी यही पूछा जा रहा है कि समाज के कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनके साथ सतत सामाजिक अभाव, यानी कि काफ़ी ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रही है सरकार। ठीक है, तो इसलिए अब जो जाति के लोग हैं, उसके वर्ग हैं, वो क्या कर रहे हैं, राजनीति में अधिक से अधिक भागीदारी ले रहे हैं। ठीक है, जिससे कि वो उन वर्गों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सके और सरकार उन पर एक्शन ले सके। ठीक है, तो अब इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, हमें सॉल्यूशन किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले हम बताएंगे दलीय व्यवस्था होती क्या है। संसदीय लोकतंत्र के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। अब हम बताएंगे कि दलीय व्यवस्था की डेफिनेशन। ठीक है, नागरिकों का एक ऐसा समूह जो एक जैसी विचारधारा रखते हैं राजनीतिक दल कहलाते हैं। ठीक है, यह अपनी नीतियों और कार्यक्रम के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। राजनीतिक दल एक शक्ति के रूप में कार्य करते हैं और सदैव शक्ति प्राप्त रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं जो राजनीतिक दल है वो 3 वर्गों में बांटा गया है इसे। ठीक है, किसी भी देश में जो राजनीतिक दल हैं उनकी संख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है। जो पहला है वो है एक दलीय व्यवस्था, और दूसरी है द्विदलीय व्यवस्था या प्रणाली, और बहुदलीय व्यवस्था या प्रणाली पद्धति। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो आप। यदि किसी देश में एक ही राजनीतिक दल है तो वह एक दलीय व्यवस्था कहलाती है, जैसे कि चीन। और यदि किसी देश में 2 दल हैं तो वह द्विदलीय व्यवस्था या प्रणाली कहलाती है, एग्जाम्पल के लिए यूएसए। और यदि किसी देश में बहुत सारी राजनीतिक दल या पार्टियां हैं तो वह बहुदलीय प्रणाली पद्धति कहलाती है, एग्जाम्पल के लिए इंडिया। ठीक है, ये सब आपको पहले ही पता होगा, आप पिछली क्लास में पढ़ के आए होंगे। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं दलीय व्यवस्था की विशेषताएं। ठीक है, दलीय व्यवस्था लोकतंत्र शासन को संभव बनाती है। आधुनिक युग में शासन कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है, यानी कि जितना भी शासन का कार्य है उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होती है, राजनीतिक दलों की होती है। यह शासन के लिए नीति बनाने का
नीति बनाने में सहयोग देते हैं, ठीक है, और उसको बदलने के लिए भी सरल बनाते हैं, ठीक है। यानी कि जितनी भी नीतियाँ होती है उसे लागू करने के लिए या फिर उसे बनाने के लिए जो राजनीतिक दल हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है। इन दलों के माध्यम से जनता की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं सरकार तक पहुंचती है। यानी कि यही दल बताते हैं कि जनता की अपेक्षाएं क्या है और आकांक्षाएं क्या क्या हैं, और सरकार फिर क्या करती है, उस पर एक्शन लेती है और लोकहित के कार्य करना शुरू कर देती है। यह जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देते हैं, जनता को बताते हैं कि तुम्हारे अधिकार क्या क्या हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें बताते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में दलीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं। भारत में संसदीय लोकतंत्र है और यहाँ की जो सरकार है वो दलीय सरकार कहलाती है। यह दल जनता को राजनीतिक शिक्षा का पाठ पढ़ाते हैं, जनता को अपने पक्ष में करने का संभव प्रयास करते हैं। सभी दलों का यह प्रयास रहता है कि वह शक्ति प्राप्त कर ले। अब ये क्या करते हैं कि राजनीति में शक्ति प्राप्त करने के लिए जितने ज़्यादा संभव प्रयास हो सके वो सभी के सभी संभव प्रयास करते हैं, जिससे कि उन्हें सबसे ज़्यादा वोट मिल सके, ठीक है। जितने भी राजनेता होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा वो जनता को अपने पक्ष में कर लें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिले, जिससे कि वो शक्ति प्राप्त कर लें, ठीक है। भारतीय दलीय व्यवस्था। हमारे देश में दल प्रणाली एक दलीय प्रणाली व्यवस्था नहीं है, और जहाँ भी एक दलीय प्रणाली व्यवस्था होती है वो या तो निरंकुशवाद कहलाता है या फिर तानाशाही व्यवस्था कहलाती है। लेकिन जो भारत में बहुदलीय प्रणाली व्यवस्था को अपनाया गया है, हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो राष्ट्रीय सरकार की रचना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और सभी दलों के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता यानी कंपटीशन बना रहता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में, राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय दल मिलकर सरकार के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। बहुदलीय प्रणाली पद्धति में एक दलीय प्रधानता। भारत में बहुदलीय प्रणाली पद्धति है, लेकिन फिर भी इसे बहुदलीय प्रणाली व्यवस्था में एक दलीय प्रधानता कहा जा सकता है। क्यों? इसका रीज़न नीचे लिखा है। 1967 के पहले वाली स्थिति में यह उल्लेखित है। यह कहा जा सकता है कि उस समय जो बहुदलीय व्यवस्था में एक दलीय प्रधानता रही। अब कैसे? क्योंकि उस टाइम जो कांग्रेस की सरकार थी वही सत्ता में रहती थी, उसका काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व था, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 1967 के पहले वाली सरकार में बहुदलीय प्रणाली पद्धति में एक दलीय प्रधानता रही, लेकिन 1967 की बाद में ऐसा नहीं रहा, ठीक है। क्षेत्रीय दलों की प्रधानता। वैसे तो भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण भूमिका रही थी पहले भी, और वह सरकार के निर्माण में काफ़ी प्रभाव डालते थे, ठीक है। जो राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल, उसके साथ साथ जो क्षेत्रीय दल हैं वो भी सरकार की रचना में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, ठीक है, और देते थे। किंतु पिछले कुछ 10 से 15 वर्षों में इनकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी, यानी काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट रोल और अदा करने लग गए हैं, जो कि काबिले तारीफ़ है। तथा यह क्षेत्रीय दल सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभाव डालते हैं। सकारात्मक प्रभाव कैसे डालेंगे? जिससे कि सरकार का निर्माण हो जाएगा, और नकारात्मक कैसे? जिससे कि सरकार गिर जाएगी या फिर उसका विघटन हो जाएगा, ठीक है। पिछले कुछ वर्षों में जितनी भी सरकार का निर्माण हुआ है या विघटन हुआ है, यानी कि सरकार गिरी है, इन सभी में जो क्षेत्रीय दल हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिससे कि स्पष्ट दिखाई देता है कि जो क्षेत्रीय दलों की बढ़ती संख्या तथा महत्वता भारतीय दल व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है, ठीक है। 4th पॉइंट है राजनीति और विचारधारा। वैसे तो जितने भी राजनीतिक दल होते हैं वह किसी खास विचारधारा या सिद्धांत पर आधारित होते हैं, यानी कि उनका कोई मेन मकसद होता है, ठीक है, खास विचारधारा या फिर सिद्धांत पर आधारित होते हैं। किंतु वास्तविकता तो यह है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं उनका नाता राजनीतिक सिद्धांत और विचारधारा से टूटता जा रहा है। वो सिर्फ पॉलिटिक्स में अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। उनका ना तो कोई अब कोई सिद्धांत है और ना ही कोई विचारधारा है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पॉलिटिक्स में आते हैं। इसको हम इस एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं कि वर्तमान में जितनी भी सरकार बन रही है वो गठबंधन की सरकार बन रही है, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो खुद सरकार बना सके, उन्हें गठबंधन की सरकार बनानी पड़ती है, ठीक है। उपयुक्त बिंदु से स्पष्ट है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की नवीन विशेषता यह है कि वह सिद्धांतविहीन और विचार विहीन है, ठीक है। 5th पॉइंट है दल बदल की प्रवृत्ति। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में यह एक अन्य विशेषता है जो दल बदल की प्रवृत्ति है, जिसमें कोई नेता
या फिर जो व्यक्ति होता है वो मजबूरी में अपना दल बदलता है। कुछ लोग तो मजबूरी में उनको अपना दल बदलना पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसे नेता होते हैं जो कि अपने स्वार्थ हेतु दल बदल करते हैं, और तो और वो अपने कपड़े बदलने से ज़्यादा दल बदल लेते हैं, यानी कि वो इतनी बार दल बदलते हैं, इतनी बार अपनी पार्टियों को चेंज करते हैं, और वो भी इसलिए सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है सांप्रदायिकता दलों का अस्तित्व। अब सबसे पहले सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है कि किसी भी मुद्दे को पॉलिटिक्स में ले आना सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा कि जो राजनेता क्या होते हैं वो अपनी तरफ वोट पाने के लिए, शक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, धर्म के मुद्दे को पॉलिटिक्स से मिला देते हैं। जब भी वोट का टाइम आता है तो वो किसी भी धार्मिक मुद्दे को उठाते हैं जिससे कि उस धर्म के लोग उन पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे सकें। ठीक है, तो वो धर्म और पॉलिटिक्स को एक में मिक्स कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। भारत में राजनीतिक व्यवस्था में सांप्रदायिकता एक अन्य विशेषता है। भारत में बहुत से राजनीतिक दलों के निर्माण के पीछे सांप्रदायिकता का हाथ रहा है। सरकार के निर्माण में यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विभिन्न राजनीतिक दल भले ही अपने ऊपर धर्मनिरपेक्षता का नकाब पहने, यानी कि वो ये दिखाते हैं कि हम धर्मनिरपेक्षता है, हम सबके साथ, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करते हैं, लेकिन वास्तविकता में तो ऐसा नहीं है। लेकिन तमाम राजनीतिक दलों के चेहरे सांप्रदायिक है, यानी कि वो क्या करते हैं, किसी भी धर्म को ऊंचा उठाते हैं और बाकी सब धर्म को नीचा उठाते हैं, जिससे कि उस धर्म के लोग उसे ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे सकें। ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिससे कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिल सके। राजनीतिक और सांप्रदायिकता का संबंध बढ़ने लगा है तेज़ी से, यानी कि अब जो भी चुनाव होते हैं उसमें ये सभी मुद्दे हरदम उठाए जाते हैं, हमेशा यहीं उठाए जाते हैं। किसी भी जब भी पॉलिटिक्स का टाइम आएगा अपनी तरफ वोट करने के लिए सांप्रदायिकता के मुद्दे उठाते रहते हैं। ठीक है, अब ये आम बात हो चुकी है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 के पेपर में पूछा गया था, भारत में दलीय व्यवस्था के विकास पर निबंध लिखिए, यानी कि भारत में जो पार्टी सिस्टम वो आई कैसे है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, भारत में दलीय व्यवस्था का विकास। ठीक है, भारत में दलीय व्यवस्था का विकास उस क्रम में नहीं हुआ जिस प्रकार राजनीतिक दलों का विकास ब्रिटेन और यूएसए में हुआ था। अंग्रेजी शासन के दौरान कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिसके कारण राजनीतिक दलों का विकास होता है। ठीक है, और जो भारत में राजनीतिक दलों का विकास उस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से ब्रिटेन में हुआ था और जो अमेरिका में हुआ था। ठीक है, भारत में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न आई जिस कारण राजनीतिक दलों का विकास हुआ था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके शुरुआत के बारे में। तो 1885 में एक रिटायर्ड आईसीएस ऑफिसर थे। ठीक है, और उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप भारत में अखिल भारतीय कांग्रेस का जन्म हुआ। अब इसके अधिवेशन की बात करें तो इसका जो पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था, और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, 72 थी। ठीक है, और ये जितने भी सदस्य थे वो भारत के अलग अलग भागों से आए थे। ठीक है, अब जिस चीज़ का भी निर्माण होता है या फिर आयोजन होता है उसके कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ ना कुछ उनका पर्पस होता है, उद्देश्य होता है। तो इसके भी उद्देश्य थे। इस दल की स्थापना का उद्देश्य यह था कि जिससे कि इंग्लैंड में विरोधी दल की भारतीय सरकार के प्रशासन में सहयोग दे, इसके उद्देश्य ये थे। और प्रारंभ में ब्रिटेन सरकार ने इसको प्रोत्साहन दिया। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे यह राष्ट्रवादी दल बन गया। जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वो धीरे धीरे क्या बन गया, राष्ट्रवादी दल बन गया। परिणाम स्वरूप जो ब्रिटेन सरकार है उसका व्यवहार इसके प्रति कटु हो गया, यानी कि अब वो उसे देखना भी नहीं चाहती थी, उसे नीचे गिराना चाहती थी। तो इसके लिए अब देखते हैं अंग्रेजी सरकार ने क्या किया। राष्ट्रवादी नीति को रोकने के लिए ब्रिटेन सरकार ने अनेक कदम उठाए। ब्रिटेन सरकार ने 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, शुरू में मुस्लिम लीग सिर्फ सुविधा प्राप्त करना था, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग ने भी पाकिस्तान की मांग करना शुरू कर दिया। अब उन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग को प्रोत्साहन देना शुरू कर दिया जिससे कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो सके। ठीक है, यानी कि वो फूट डालने लग गए। और मोहम्मद अली जिन्ना ये वो व्यक्ति थे, अध्यक्ष थे उनके, जिनके द्वारा 1947 में भारत दो भागों में बंट गया। ठीक है, इनके कारण भारत और पाकिस्तान अलग हो गया। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना के फलस्वरूप 1916 में भारत में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की भी स्थापना हुई। अब इसके भी कुछ ना कुछ उद्देश्य होंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया हर चीज़ के कुछ ना कुछ पर्पस होता है। तो इसका उद्देश्य मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक वाली नीति, इसका उद्देश्य क्या था, जो मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक वाली नीति के प्रति हिंदुओं के हितों की रक्षा करना। अब जो मुस्लिम लीग थी
वो क्या कर रही थी, सांप्रदायिक, यानी कि वो भी धर्म के मुद्दे को उसके आधार पर बांट रही थी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा दंगे होते हैं। तो इनका क्या काम था, हिंदुओं के हितों की रक्षा करना। और तो और इसका अन्य उद्देश्य क्या था कि पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करना और हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना। और इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे सावरकर। ठीक है, जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे सावरकर। अब सावरकर के शब्द, जैसे कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा, इन्होंने एक लाइन बोली थी। तो आप अगर ऐसे सी लाइन लिखते हो तो आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर मिलने के, इसे हाईलाइट भी कर दें जिससे कि टीचर को आपको अच्छे मार्क्स देने में अच्छे मार्क्स दे सके। तो सावरकर के शब्द क्या थे, हिंदू महासभा का उद्देश्य हिंदू जाति, हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता की देखभाल, रक्षा, विकास और हिंदू राष्ट्र के गौरव में वृद्धि तथा पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करना है। ठीक है, अब 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कांग्रेस दो समुदाय में बट गया, एक उदारवादी और दूसरा उग्रवादी। अब यहाँ हम सिर्फ बात करने आ रहे हैं कि किस सन में क्या हुआ। ठीक है, जैसे कि 1992 में क्या हुआ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया और उस समय कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ सदस्यों ने CR दास, पंडित मोतीलाल नेहरू ने स्वराज की पार्टी की स्थापना की। ठीक है, और 1926 में यह लगभग समाप्त हो गया। 1920 में क्या हुआ, वामपंथी दलों का जन्म हुआ और 1924 में साम्यवादी दल की स्थापना हुई। किंतु दूसरे विश्व युद्ध तक इसे गैर संस्था के रूप में माना जाता था। जो साम्यवादी दल थे उसे गैर कानूनी संस्था के रूप में माना जाता था। किंतु जब दूसरे विश्व युद्ध में यह मित्र राष्ट्र के साथ मिल गया, शामिल हो गया उसके साथ, तब यह अस्तित्व में आया और इस दल ने अपना विकास किया। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें 1934 में समाजवादी दल की स्थापना हुई। ठीक है, और यह दल 1948 तक कांग्रेस की शाखा के रूप में कार्य करता था, लेकिन 1948 के बाद यह कांग्रेस से अलग हो गया। ठीक है, कांग्रेस की शाखा से यह अलग हो गया और स्वतंत्र दल के रूप में कार्य करना स्टार्ट कर दिया। अब 1980 से 81 में क्या हुआ, जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस ने दोबारा सत्ता हथिया लिया। ठीक है, यानी कि कांग्रेस अब सत्ता में आई। अब 1985 से 1996 में क्या हुआ, अनेक आम चुनाव में जो कांग्रेस थी उसके पास अधिक सदस्य थे, जिसके कारण वह सत्ता पाने में सफल रही, यानी कि वही हरदम सत्ता जीत रही थी, उसका काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व था उस समय। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई, उसने अपनी सहयोगियों की सहायता से अपनी सरकार का निर्माण किया, जिससे कि आप जानते हो जो मोदी जी 2014 से आए थे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब तो जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।